Hello learners, welcome to our channel Home Science Learners. I am Dr. Swati Agrawal. In today's session, we will discuss about processing of milk. इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हम कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क देखेंगे। ये आपका यूजीसी नेट एंड हायर एजुकेशन और अदर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स, जो भी आपके क्यू में एग्जाम लगे, टीजीटी पीजीटी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सो आई होप कि आपकी ये क्लास बेनिफिशियल होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क। जैसा कि मिल्क आपका कलेक्ट होता है, डेयरी में कलेक्ट हुआ, यहाँ से ये प्लांट में गया, फिर ऑल ओवर कंट्री ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो 3 स्टेप में इसकी प्रोसेसिंग होती है। सबसे पहले क्लैरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन, देन होमोजेनाइजेशन, देन पास्चराइजेशन। तो 3 स्टेप में ये होता है। क्लैरिफिकेशन में क्या होगा? फिल्ट्रेशन कर रहे हैं हम। जो भी डस्ट पार्टिकल हो गए ना, एनिमल हेयर्स हो गए, सेल्स हो गए, पैथोजेंस हो गए, इसको हम फिल्ट्रेट करते हैं। इसको हम स्लो स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं। मतलब आपकी फैट इसमें क्रीम सेपरेट नहीं होगी, बस हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे हमारे जो डर्ट पार्टिकल्स और आपकी सेल्स, एनिमल सेल्स, हेयर, ये सब रिमूव करने के लिए। देन सेकेंड स्टेप में हम होमोजेनाइजेशन करेंगे एंड नेक्स्ट स्टेप हम पास्चराइजेशन करेंगे। पहले हम होमोजेनाइजेशन देख लेते हैं। हम इसके पहले हमने फिल्ट्रेशन किया, देन हम होमोजेनाइज करेंगे मिल्क को। मीन्स कि आपने अगर नोटिस किया होगा, कभी भी हम रॉ मिल्क को रखते हैं तो उसमें फैट की लेयर आपकी ऊपर सेपरेट हो जाती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फैट ग्लोब्यूल्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। दिस इज होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ सब्सटेंस सच एज द फैट ग्लोब्यूल्स इन मिल्क टू एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अ फ्लूइड सच एज मिल्क। तो हमने क्या देखा? जो आपके मिल्क में फैट पार्टिकल्स हैं, इसको हम यूनिफॉर्मली पूरे मिल्क में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दिस इज होमोजेनाइजेशन। द पर्पस ऑफ होमोजेनाइजेशन इज टू क्रिएट अ स्टेबल इमल्शन वेयर द फैट ग्लोब्यूल्स डजंट राइज टू फॉर्म अ क्रीम लेयर। ये हमने अभी आपसे बात करी। अब नॉर्मली मिल्क और क्रीम में फैट ग्लोब्यूल्स का साइज 0.1 to 20 माइक्रोमीटर होता है। इसका डायमीटर 0.1 to 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कितना डायमीटर होता है ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। इसको आप हाईलाइट करके अपने नोट्स में लिख लेंगे। नॉर्मली मिल्क और क्रीम का फैट ग्लोब्यूल्स का साइज 0.1 to 20 माइक्रोमीटर होता है। अलग अलग साइज के हैं, मिल्क में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जब हम मिल्क को रख रहे हैं तो वो क्रीम की लेयर अलग से सेपरेट हो जा रही है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी क्या है? आपस में क्लब करने की। देन हम इसको होमोजेनाइज कर रहे हैं। हाई प्रेशर में हम विस्कोसिटी में हम ले जा रहे हैं इसको, तो ये आपका फैट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। अब होमोजेनाइज्ड फैट का ग्लोब्यूल्स का साइज क्या हो रहा है? 2 माइक्रोमीटर। ये क्वेश्चन आई थिंक कि आ चुका है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस। होमोजेनाइज्ड मिल्क का फैट ग्लोब्यूल का साइज क्या है? 2 माइक्रोमीटर। ये आपको लर्न रखना है। 2 माइक्रोमीटर होमोजेनाइज्ड मिल्क का है। और नॉर्मल अगर हम बात करेंगे तो ये वैरी करेगा आपका, कोई साइज बड़ा है, कोई साइज छोटा है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, रॉ मिल्क है, कुछ साइज बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। तो 0.1 से 20 माइक्रोमीटर है। फिर आपने इसको रखा, हमने 1 आवर के लिए रखा, तो ये आपका फैट की लेयर ऊपर सेपरेट हो गई, आपस में क्लब कर लिए। देन क्या है? हमने मिल्क को होमोजेनाइज कर लिया। अब आपको फैट ग्लोब्यूल्स इवनली साइज के दिख रहे हैं, 2 माइक्रोमीटर। तो ये स्टोरेज पे आपका फैट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, उसकी विस्कोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट अब हम पास्चराइजेशन देखेंगे। तो पास्चराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम पहले भी प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, और एंड ऑफ द क्लास हम PYQs भी सॉल्व करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, हम इस लेक्चर को पूरा कवर करके हमारा इसका जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 को मिला के हम PYQs भी सॉल्व करेंगे।
देन पास्चराइजेशन, इसको किसने फाउंड किया था? लुइस पास्चर ने इसको इन्वेंट किया, इस प्रोसेस को बताया है। पास्चराइजेशन इज डिफाइंड as the process of heating of milk to a high temperature to eliminate pathogens and extend shelf life. 3 methods are used nowadays. हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम पास्चराइजेशन क्यों कर रहे हैं? शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, जो उसमें पैथोजन माइक्रोब्स हैं उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो 3 प्रोसेस इसके लिए यूज होती हैं। फर्स्ट इज होल्डिंग और बैच सिस्टम, सेकेंड हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, इसको HTST भी लिखते हैं शॉर्ट में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में आते हैं। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम या फिर द कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, एंड लास्ट वन इज अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सिस्टम UHTS। अब होल्डिंग और बैच सिस्टम, इसको हम कर रहे हैं, मिल्क को हम हीट कर रहे हैं 65 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 30 मिनट्स। एग्जाम में आएगा होल्डिंग और बैच सिस्टम का टेम्परेचर टाइम 65 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। टेम्परेचर कम है तो आपका ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा। फिर आपका क्या है? हाई टेम्परेचर शॉर्ट सिस्टम, यहाँ पे टेम्परेचर आपका हाई हो गया है तो हमारा टाइम कम हो जाएगा, शॉर्ट टाइम हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं द कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। तो टाइम एंड टेम्परेचर फॉर HTST 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के लिए हम 72 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं। इसके पहले हमने क्या देखा था? होल्डिंग सिस्टम में 65 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, हाफ एन आवर के लिए 65 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पे 15 सेकेंड की बात हो रही है HTST में, तो इसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो गया 72 डिग्री सेल्सियस। अब अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सिस्टम, थर्ड अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सिस्टम UHTS, इसमें क्या है? टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा हो गया है तो टाइम हमारा ऑब्वियसली बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 93.4 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 सेकेंड, एंड या फिर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं 149.5 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 सेकेंड। सिर्फ हम मिल्क को हीट कर रहे हैं 1 सेकेंड के लिए, सिर्फ 1 सेकेंड के लिए ओनली। कितने टेम्परेचर पर? ऑलमोस्ट आपका 150 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लर्न कर लीजिए, 0.5 है। पर यहाँ पे आपका टाइम और टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका पॉइंट में है हमको वही टेम्परेचर हमको लिखना पड़ेगा। अब हम अगर बात करें कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज का क्या रोल है पास्चराइजेशन में, ये भी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो रॉ मिल्क में आपका एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट है। जब हमने मिल्क को पास्चराइज कर दिया तो ये इनएक्टिवेट हो गया एंजाइम। इस टेस्ट के थ्रू हम चेक करते हैं कि हमारा पास्चराइजेशन सही प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ है। इवनली अगर हमने इसमें 0.1 ml भी हमने मिल्क ऐड कर दिया रॉ, तो आपका ये टेस्ट पॉजिटिव दे देगा। या फिर आपका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का भी डिफरेंस है, टेम्परेचर का वेरी कम हो गया टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो भी ये पॉजिटिव दे देगा। तो यहाँ पे आपका टाइम और टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है। रॉ मिल्क में ये प्रेजेंट है, इवन 0.1 ml अगर हमने ऐड किया तब भी ये प्रेजेंट है। सॉरी, क्लियर? तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, देयर आर सम टेक्निकल इशू। नेक्स्ट होमोजेनाइजेशन हम कवर कर चुके हैं, देन हम पास्चराइजेशन देखेंगे। देन अब हम बात करते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स की। तो मिल्क प्रोडक्ट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 2 फॉर्म में, फर्मेंटेड एंड नॉन फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स। यहाँ पे साइज आपका कुछ छोटा हो जा रहा है, उसको छोटा करना पड़ेगा तब स्क्रीन में आएगा। 1 मिनट, चलिए हम उसको बाद में देख लेते हैं। सॉरी, मिल्क प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या है, पहले हम नॉन फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आपका वे प्रोटीन कंसनट्रेट, वे प्रोटीन की हम बात कर चुके हैं। जब हम मिल्क को केसीन सेपरेट करते हैं तो जो आपका वे वाटर मिलता है उसमें क्या है, वे प्रोटीन है। वे प्रोटीन कंसनट्रेट हम लैक्टिक एसिड इंटॉलरेंट पेशेंट को देते हैं, ये भी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले आप प्रीवियस क्लास को
देखकर तब इस क्लास को पढ़ें तो आपको और क्लियर होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन है प्रीवियस क्लास का, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। देन हम क्या बनाते हैं नॉन फर्मेंटेड प्रोडक्ट में, स्किम मिल्क, इवेपोरेटेड मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क, ड्राई मिल्क, खोआ, रबड़ी, छेना, आइसक्रीम, फ्लेवर मिल्क, क्रीम, कोलेस्ट्रम, अब हम देखें फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, तो इसमें आपका क्या आ गया, बटर, चीज़, कर्ड, श्रीखंड। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, तो बटर भी आपको याद रखना है फर्मेंटेड में है, चीज़ फर्मेंटेड में है, कर्ड फर्मेंटेड में, श्रीखंड, ये 4 आपके फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ये कवर हो रहा है। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ मिल्क पाउडर। ये एग्जाम में बहुत बार आपसे क्वेश्चन आया हुआ है, आपको सीक्वेंस लगाने के लिए देता है। तो हमें मिल्क से मिल्क पाउडर बनाना है, इसके स्टेप्स हम देखेंगे। सबसे पहले क्या रहेगा, मिल्क। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्लेरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, जो हमने अभी पास्चराइजेशन में पढ़ा था। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, फैट को सेपरेट करेंगे। फैट को हमने रिमूव कर लिया मिल्क से। देन हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे कि मतलब हमें उस मिल्क प्रोडक्ट में कितना स्टैंडर्ड में फैट एसएनएफ चाहिए, तो तब हम उसमें ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड वैल्यू। पहले हमने फैट को सेपरेट किया, देन हम ऐड करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये आपको मैन्युफैक्चर हो रहा है, हमने इसको कॉमर्शियली हम इसको करेंगे, सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड होना चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे हमने फिर इसको स्टैंडर्ड किया। देन हम अब पास्चराइजेशन कर रहे हैं, इवेपोरेट, रोलर ड्राइंग, मिलिंग, सीविंग एंड पैकेजिंग। अब आपको इस पैकेज के फॉर्म में ये मिलता है। मिल्क पाउडर सबने देखा होगा, यहाँ से इस फॉर्म में, हमको इस फॉर्म में पैकेज के फॉर्म में मिलता है। सबसे पहले मिल्क क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, फिर हमने फैट सेपरेशन किया। क्यों किया फैट सेपरेशन, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए ना। ऐसे तो मिल्क में कितना भी फैट होगा, एक रेंज में होगा, पर हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए। अभी हम आगे आपको वो भी क्लियर करेंगे, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देन अब पास्चराइजेशन करेंगे, फिर आप इसको इवेपोरेट करोगे, रोलर ड्राइंग, मिलिंग एंड सीविंग, देन पैकेजिंग। क्लियर? आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या है। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट प्रोसेसिंग हमें पढ़नी है चीज़ प्रिपरेशन। ये भी एग्जाम में 4 to 5 टाइम्स आ चुका है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या करना है, वही आपका जो भी क्लैरिफिकेशन हो गया वो सब हमने कर लिया। देन हमने अब क्या किया, पास्चराइजेशन, चीज़ प्रिपरेशन के लिए मिल्क को पास्चराइज किया। देन आपको क्या करना है, एडिशन ऑफ लैक्टिक एसिड स्टार्टर एंड कीप फॉर 30 मिनट्स। हमने इसमें लैक्टिक एसिड का स्टार्टर ऐड किया एंड 30 मिनट्स के लिए रख दिया। देन हमने रैनेट हमने इसमें ऐड किया फॉर कर्ड फॉर्मेशन। अब आपका कर्ड फॉर्मेशन हो गया। देन हमने चिडारिंग करी। चिडारिंग क्या हो गया, आपको हमने कर्ड की कटिंग करी, कर्ड फॉर्मेशन हुआ था उसकी कटिंग करी। एंड पाइलिंग, पाइलिंग मीन्स एक के ऊपर एक हमने स्लैब उसके रख दिए। यहाँ पे हमने ड्रेनिंग ऑफ वे को, कर्ड फॉर्मेशन हो गया, ड्रेनिंग ऑफ वे किया, वे को हमने ड्रेन कर दिया जो आपका लिक्विड पार्ट है। देन हमने इसकी कर्ड कटिंग करी एंड पाइलिंग, एक के ऊपर एक रख दिया। देन मिलिंग एंड सॉल्टिंग, मिलिंग मीन्स उसको हमने क्यूब्स में कट करे एंड सॉल्टिंग। देन प्रेसिंग एंड मोल्डिंग, प्रेस किया और उसको मोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर रहे हैं बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स फॉर राइपनिंग प्रोसेस। अब इसकी हम राइपनिंग करते हैं, उसके लिए हम बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स को हमने ऐड किया। देन राइपनिंग एंड एजिंग, चीज़ आपका जितना अच्छा एज होगा उतना अच्छा चीज़ होगा हमारा। तो यहाँ पे चीज़ प्रिपरेशन की प्रोसेस क्या है, पास्चराइजेशन, लैक्टिक एसिड ऐड करके 30 मिनट्स के हमने रेस्ट किया। रेनेट ऐड किया फॉर कर्ड फॉर्मेशन, हमारा कर्ड फॉर्म हो गया। देन हमने उसका चिडारिंग करी, वे वाटर को हमने अलग किया, ड्रेन किया। देन कर्ड कटिंग एंड पिलिंग, फिर माइलिंग एंड
मिलिंग एंड सॉल्टिंग, देन प्रेसिंग एंड मोल्डिंग, फिर हमने बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स ऐड करे, देन राइपनिंग एंड एजिंग। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे फ्रेम होंगे, ठीक है। अभी हमने PYQs भी सॉल्व किया तो वहाँ पे आपको और क्लियर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देन अब जो हम आपसे अभी बात कर रहे थे कि स्टैंडर्ड वैल्यू हमें मेंटेन करनी है ना, फैट को हमने सेपरेट किया, फिर हम फैट ऐड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें स्टैंडर्ड्स वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? काऊ मिल्क के लिए मिल्क फैट कितना, ये मिनिमम वैल्यू आपको दी हुई है परसेंटेज में। PFA प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन स्टैंडर्ड्स फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट्स आपके हो गए, मिल्क प्रोडक्ट्स, और उनकी मिनिमम रेंज दी हुई है, मिनिमम वैल्यू दी हुई है मिल्क फैट की एंड SNF की। SNF मिल्क सॉलिड्स नॉट फैट। काऊ मिल्क के लिए वैल्यू क्या है मिल्क फैट की? 3.5, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। काऊ मिल्क अगर आप मार्केट से लेने जा रहे हो, मार्केट की बात करें जो आपको पैकेट में मिलता है, जो आप डेयरी में लेने जा रहे हो उसने काऊ से निकाल के दिया, वहाँ पे वैल्यू वेरी करेगी। बट हम यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करें जो आपको मैन्युफैक्चरिंग, जो आपको पैकेजिंग के फॉर्म में मिलती हैं। तो काऊ मिल्क ले रहे हो उसमें मिल्क फैट 3.5 होगा एंड SNF 8.5। बफेलो मिल्क में मिल्क फैट 5% है एंड SNF 9। मिक्स्ड अगर आपका मिल्क है तो उसमें 4.5 फैट है एंड 8.5 SNF वैल्यू है। स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क, इसमें आपका मिल्क फैट कितना है? 4.5 एंड SNF 8.5। स्टैंडर्ड जो आप रेड वाला पैकेट मार्केट से लेने जाते हो उसमें 4.5 होता है और 8.5 होता है, देख लीजिए। सॉरी, ये स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क है। 4.5 एंड 8.5। फुल क्रीम मिल्क जो आप मार्केट से रेड वाला पैकेट लेते हो वो फुल क्रीम मिल्क है। वहाँ पे आपका मिल्क फैट आपका कितना है? 6 एंड मिल्क SNF वैल्यू 9 है। ये फैट वैल्यू आपकी क्या है? 6% मिनिमम, यहाँ मिनिमम की बात हो रही है, एंड SNF आपका 9%। देन टोन मिल्क में क्या है? अब ये फैट इसका हाफ हो जाएगा तो यहाँ पे 3 हो गया एंड SNF 8.5 है। डबल टोन की बात कर रहे हैं तो इसका फिर हाफ हो जाएगा तो 1.5 और ये आपका 9 है। तो ये तीनों आप एक साथ लर्न कर सकते हो, इन तीनों को आप एक साथ लर्न कर सकते हो। फुल क्रीम मिल्क में मिल्क फैट 6, टोन में हाफ 3, डबल टोन में उसका हाफ 1.5 एंड SNF आपका फुल क्रीम का डबल टोन का 9 है, टोन का 8.5 है। अब हम स्किम मिल्क की बात करेंगे तो यहाँ पे फैट आपका क्या है? 0.5 एंड SNF 8.7। स्किम मिल्क में 0.5 फैट है, 8.7 आपका SNF है। बटर में फैट की बात करेंगे तो ये आपका 70% से आपका कम नहीं होना चाहिए बटर में फैट, ठीक है। अब आपने देखा ये जो हम फुल क्रीम मिल्क लाते हैं तो मिल्क फैट 6 है, SNF वैल्यू 9। अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो अब आप जब भी मिल्क का पैकेट लेकर आएंगे उसमें आप चेक करेंगे इसको और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने देखा। ये आपका टोन मिल्क फैट आपका 3% मिनिमम और SNF 8.5। इसीलिए हम फैट को सेपरेट करते हैं फिर हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, ठीक है। तो वो चेक करके फिर उसके अकॉर्डिंग इसमें से फैट को ऐड किया जाता है। देन डबल टोन 1.5 मिनिमम फैट और SNF 9% मिनिमम वैल्यू है। क्लियर? अब अगर हम मिल्क पढ़ रहे हैं और हम अगर वाइट रेवोल्यूशन की बात ना करें तो ये जस्टिफाई नहीं होगा ना। तो मिल्क, इंडियाज डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड इट इज़ नोन एज द वाइट रेवोल्यूशन। तो इंडिया में डेयरी का डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट लेवल पे होता है। इसको हम जानते हैं वाइट रेवोल्यूशन, मिल्क रेवोल्यूशन, इस नाम से हम जानते हैं। तो एग्जाम में आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो ये मिल्क से रिलेटेड है वाइट रेवोल्यूशन। इसको किसने फाउंड किया था? किसने? डॉक्टर वर्गीस कुरियन स्टार्टेड द ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम स्टार्ट किया था, इसी को हम वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन वॉज अवॉर्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज। इनको
वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था इन 1989 में फॉर दिस फील्ड। ठीक है, तो इस बार आपका यूजीसी नेट में अभी 23 वाला लेटेस्ट पेपर, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन, हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम स्टार्ट किया था, इस नाम से भी आ सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम, व्हाइट रेवोल्यूशन, मिल्क रेवोल्यूशन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। 1989 में इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था फॉर दिस फील्ड। ठीक है, ताकि पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो सके मिल्क एक ही जगह पे। जैसे क्या होता है डेयरी वगैरह से गांव में ज़्यादा आपका ना कैटल वगैरह है तो वहाँ पे आ रहा है, तो पूरे सिटी में, पूरे ऑल ओवर इंडिया सबको सप्लाई हो सके मिल्क की, वो वेस्टेज ना हो। तो उसके लिए यहाँ पे ये शुरू हुई थी प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट हम मिल्क कुकरी की बात कर रहे हैं। जब हम मिल्क को हीट करते हैं तो प्रोटीन कंटेंट पे, फैट कंटेंट पे, शुगर पे, इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका? यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं ना। जब हम मिल्क को हीट कर रहे हैं एंजाइम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? एंजाइम का अल्कलाइन फॉस्फेटेज हम देख चुके हैं। अभी हम देखेंगे प्रोटीन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जब हम मिल्क को हीट करते हैं, लैक्टोअल्बुमिन एंड लैक्टोग्लोबुलिन, ये वे प्रोटीन्स हैं, बिकम इनसॉल्युबल और प्रेसिपिटेटेड हो जाती हैं। लैक्टोअल्बुमिन बिगिंस टू कोगुलेट एट अ टेम्परेचर ऑफ 66 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टार्ट हो जाती है कोगुलेट होना। लैक्टोअल्बुमिन, द अमाउंट ऑफ कोएगुलम इंक्रीजेस विद इंक्रीज टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो इसका जैसे टाइम आप बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इसका अमाउंट भी इंक्रीज करेगा। The coagulum collects on the bottom of the pan in which the milk is heated. अगर हम कोआगुलम की बात करेंगे तो ये बॉटम में कलेक्ट होता है। अगर हम स्कम की बात करेंगे तो वो फैट की लेयर होती है जो कि ऊपर कलेक्ट हो रही है। और कोएगुलम क्या है? ये प्रोटीन है, ये नीचे बॉटम में कलेक्ट हो रही है। जब आप मिल्क को हीट करते हो तो नीचे आपको बॉटम पे पेंदी में आपको जमा जमा सा दिखता है, तो दिस इज ड्यू टू मिल्क प्रोटीन। ठीक है, ये आपकी वे प्रोटीन कलेक्ट हो रही है वहाँ पर। केसीन कोगुलेट कितने टेम्परेचर पे होती है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, जब हम 12 आवर्स के लिए इसको करते हैं हीट। एंड 135 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर के लिए करते हैं, या 155 डिग्री सेल्सियस पे 3 मिनट्स के लिए करते हैं, तब हमारी केसीन कोगुलेट होती है। अदरवाइज हमने प्रोसेस पढ़ी है चीज़ मेकिंग ना, तो वहाँ पे आपका ये कोगुलेट हो रही है, हमने पढ़ा था किस पीएच पे हो रही है, कितने टेम्परेचर पे, ये हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे कोगुलेट होने की बात करें हीटिंग, ठीक है, वहाँ पे हम एसिडिफिकेशन कर रहे हैं। जो आप पनीर बनाते हो एसिडिफिकेशन के थ्रू कोगुलेट कर रहे हो, पर यहाँ पे हम हीटिंग के थ्रू कोगुलेट कर रहे हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे 12 घंटे के लिए आप इसको हीट करोगे तब ये कोगुलेट होगी। और या फिर 1 आवर के लिए 135 पे, 3 मिनट्स के लिए 155 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और लैक्टोअल्बुमिन आपकी कोगुलेट हो रही है 66 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट हो रही है। देन फैट पे क्या होता है? द लेयर ऑफ फैट दे मे फॉर्म ऑन मिल्क दैट हैज़ बीन बॉइल्ड result from the breaking of the film of proteins that surround the fat globules in the unheated milk. अब जो हमारा रॉ मिल्क है, अनहीटेड मिल्क है, उसमें फैट ग्लोब्यूल्स के साइड में आपका प्रोटीन कलेक्ट करा हुआ है, इसके थ्रू क्या होता है? फैट आपस में क्लब नहीं कर पाते हैं। जब हमने मिल्क को हीट किया तो ये रप्चर कर जाएंगे प्रोटीन, और सारी मिल्क आपकी एक साथ कलेक्ट हो जाएगी। जो आपको मिल्क को जब हम हीट करते हैं ऊपर आपको एक लेयर दिखाई देती है फैट की, तो दिस इज ड्यू टू हीटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आपका शुगर प्रोटीन मिक्सचर पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? हीटिंग का शुगर प्रोटीन मिक्सचर पे, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं मेलार्ड रिएक्शन। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है मेलार्ड रिएक्शन क्या है? ये नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है। ठीक है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग आगे हम चैप्टर में कवर करेंगे। अगर हम पूछेंगे नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग तो मेलार्ड रिएक्शन एक एग्जाम्पल है आपका नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग का। ये किस में होती है? इवेपोरेटेड मिल्क। जब आप मिल्क को कंडेंस करते हो, इवेपोरेट करते हो, तो वहाँ पे आपको ब्राउनिंग दिखाई देती है। दिस इज नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। दिस अकर्स ड्यू टू प्रोटीन एंड शुगर मिक्सचर।
प्रोटीन और शुगर के मिक्सचर की वजह से ये होती है। इसको हम बोलते हैं मेलार्ड रिएक्शन। अब इस मेलार्ड रिएक्शन में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मेलार्ड रिएक्शन बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर, ये रिड्यूसिंग शुगर एंड अमाइनो एसिड्स के बीच में होती है। बात करें तो ये किसके बीच में है? रिड्यूसिंग शुगर एंड अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन। भाई अमाइनो एसिड्स की पार्ट हो गया आपका प्रोटीन, तो रिड्यूसिंग शुगर एंड अमाइनो एसिड्स के बीच में ये है। इसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले क्या होगा? कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स विद द अमाइनो ग्रुप्स। अमाइनो ग्रुप्स कहाँ से आया? ये प्रोटीन है। और एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स किसका आया? ये कार्बोहाइड्रेट का आपका हो गया, शुगर का। तो शुगर और प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स विद अमाइनो ग्रुप, तो इनका कंडेंसेशन हो रहा है। फिर रीअरेंजमेंट ऑफ कंडेंसेशन प्रोडक्ट, इनका रीअरेंजमेंट हो रहा है। देन डिहाइड्रेशन ऑफ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट्स, फर्दर डिग्रेडेशन एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्राउन पिगमेंट। तो ये 5 स्टेप में ये मेलार्ड रिएक्शन कंप्लीट होती है। मेलार्ड रिएक्शन क्या है? नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है। ये मेलार्ड इन्होंने इन्वेंट किया था, इसको फाउंड किया था, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ये रिड्यूसिंग शुगर और अमाइनो एसिड के बीच में हो रही है, ठीक है। शुगर और प्रोटीन के मिक्सचर, जब हम शुगर और प्रोटीन को मतलब मिल्क को हम हीट कर रहे हैं तो उसका शुगर और प्रोटीन आपस में कंडेंस होकर हमारा ब्राउन पिगमेंट बना रहे हैं। तो अब कैसे हो रही है प्रोसेस? पहले कंडेंसेशन हो रहा है आपके शुगर पार्ट के एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप का और प्रोटीन के अमाइनो ग्रुप का, फिर वो रीअरेंज हो रहे हैं, देन डिहाइड्रेशन हो रहा है, फिर डिग्रेडेशन हो रहा है, देन हमारा ब्राउन पिगमेंट का पॉलीमराइजेशन हो रहा है। अब आपको ब्राउन कलर दिखाई देगा मिल्क में। तो दिस इज मेलार्ड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन हम बात करें अगर रोल ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स इन कुकरी,